कि कितने चरण में आपका पेपर होता है, और जो भी पेपर होता है मेरे भाई, ठीक है, वो कितने नंबर का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उनकी कट ऑफ क्या होती है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं पेपर वन के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स। तो आपका पेपर वन होता है मेरे भाई टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो बच्चा पेपर वन को क्वालिफाई कर लेता है, जो उसका कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, तो उसके बाद उन लोगों का होता है मेरे भाई फिजिकल, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है, या फिर हम उसे पीएसटी भी कहते हैं। अब जो बच्चा फिजिकल मेरे भाई निकाल लेता है, तो उसके बाद आ जाता है आपका पेपर टू मेंस। यहीं पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मैं आपको बताता हूँ ये सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है। अक्सर एसएससी सीजीएल की जितने लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उनका बाकी सब्जेक्ट बहुत बढ़िया होता है, मैथ्स के साथ साथ सभी सब्जेक्ट भी, ठीक है, उनकी ज़बरदस्त लेवल की तैयारी होती है, तो उनको सीजीएल में बहुत अच्छा स्कोर आया होता है। वो सारे के सारे लोग लगभग यहाँ पेपर देने बैठते हैं। अगर हम बात करते हैं तो सीजीएल में जो क्राउड है वो 20-25 लाख की क्राउड है, और सीपीओ में जो क्राउड है मेरे भाई 5 से 6 लाख की क्राउड है। तो लगभग सभी लोग फॉर्म भरते ज़रूर है यहाँ पे, जो अच्छे क्रीम का क्राउड होता है, ठीक है, वो फॉर्म भरते हैं सीपीओ का, उनका बहुत अच्छा स्कोर भी आ रहा होता है यहाँ पे, पेपर वन में ज़बरदस्त स्कोर मारते हैं, 160, 170, 180 के करीब में भी उनका स्कोर जाता है। लेकिन वो यहाँ पर जाके फुस हो जाते हैं, यहाँ पर उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सीपीओ का मेंस आता है तभी सीजीएल का भी रहता, सीपीओ का फिजिकल आता है तभी आपका सीजल का जो है वो मेंस आ रहा होता है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहे होते हैं, या तो आप इसकी तैयारी कर लो या फिर आप अपनी सीजल की तैयारी कर लो। तो आधा क्राउड यहाँ से सीजल की तरफ कट जाता है, ठीक है, और कुछ क्राउड जो रहता है वो यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगती है, घुटना तोड़ने के बराबर होता है, दिन रात आप भाग रहे हैं, 1600 मीटर रेस की तैयारी कर रहे हैं, थकान से आप लबालब हैं, भरे हुए हैं यहाँ पे। तो आप किसी एक एग्जाम को ही टारगेट कर पाते हैं, या तो इसको कर पाते हैं, नहीं तो आप सीजल को कर पाते हैं। तो जिन लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एमई या बाकी चीज़ें जाना होता है, तो फिर इस पार्ट को छोड़ के वो आपको मूव कर जाते हैं सीजल में। और इसमें सिर्फ वही बच्चा क्वालिफाई कर पाता है जो पढ़ने में थोड़ा बहुत नॉर्मल है, एवरेज है, बढ़िया है, लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटी बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं, बहुत बढ़िया है मेरे भाई, भाग सकते हैं, शॉर्ट पुट कर फेंक सकते हैं, गोला जो हो गया, हाई जंप आप कर सकते हैं, तो यहाँ बाकी लोगों के रेस में निकल जाते हैं। तो जितने पढ़ाकू लोग हैं वो यहाँ पर लगभग यूँ समझ लीजिए कि आउट हो जाते हैं, जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, ठीक है, उनसे फिजिकल की तैयारी इतनी हो नहीं पाती है। कुछ एक आधा एक्सेप्शन रहते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक। अब फिजिकल के बाद मेरे भाई आ जाता है नेक्स्ट आपका पेपर टू मेंस। ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद आपका मेरिट बनता है, मेरिट आपका बनता है पेपर वन पे और पेपर टू पे, ठीक है। आपका मेडिकल के नाम पर कोई मेरिट नहीं बनता, आपका फिजिकल का कोई मेरिट नहीं बनता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, इनको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और इन दोनों के आधार पर मेरिट बनता है, और उसके बाद आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे भाई पोस्टिंग होती है। इस वाले पॉइंट में ज़्यादा फ़ायदा उन बच्चों को मिल पाता है जिन्होंने थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर रखी है और फिजिकली फिट है, इसीलिए सीपीओ को एक गेम चेंजर भी माना जाता है, एक हिडन है मतलब। जैसे सिलेक्शन पोस्ट आपका हो गया, सीपीओ हो गया, इनमें क्या होता है कि थोड़ा कंपटीशन कम है, लेकिन सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है। लड़कियों के लिए भी ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो कई लोग जो सीजल के मारे हुए होते हैं, दुखी होते हैं, वहाँ पर वो सीपीओ में ट्राई करें, क्या पता आपकी किस्मत यहाँ चमक सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर वन की बात करते हैं। तो पेपर वन में मेरे भाई जिस तरीके से आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी वही 4 सब्जेक्ट होता है। पहला हो गया आपका रीजनिंग, दूसरा हो गया आपका जीएस, तीसरा हो गया आपका मैथ्स, चौथा हो गया आपका इंग्लिश मेरे भाई। इनमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो डबल होता है, जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में 25-25-25 सवाल पूछे जाते हैं, इसमें आपका 50-50-50-50 सवाल पूछा जाता है। हर सवाल जो होता है वो एक एक नंबर का होता है, और आपको टोटल जो है 200 सवाल हो गए, 200 नंबर का पेपर हो गया, और ड्यूरेशन भी आपका 2 घंटे का होता है। ये पेपर आपका ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे, और ये ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आपको उनको टिक करना होता है, ठीक है। पहले क्या था, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले यहाँ पर ये था कि जो नेगेटिव मार्किंग था वो 1/4 था, यानी 4 सवालों में आपका एक जो है नंबर चला जाएगा। अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपका एक नंबर चला जाएगा। लेकिन अब मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग को 1/3 कर दिया गया, और ना सिर्फ ये प्री के लिए बल्कि मेरे भाई मेंस के लिए भी, ठीक है। यानी 3 सवाल अगर आपके गलत है तो आपके एक नंबर उड़ा लिए जाएंगे, ये वाली बात हो जाती है। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है, और ये 2023 से आया, इसके पहले ये बदलाव नहीं था। अब नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, चलिए प्री हो गया मेरे भैया, कोई बच्चा क्वालिफाई कर लिया प्री के बाद, तो उसके बाद पेपर टू कैसे होगा उसका, क्योंकि पहले हम पढ़ने वाले सब्जेक्ट को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर फिजिकल और फिर मेडिकल को हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो पेपर वन में आपका कितना हो गया, तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इनकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, हम वीडियो के लास्ट में आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं हाँ पेपर टू के बारे में।
पेपर 2 में सीजीएल में क्या होता है कि अब चारों सब्जेक्ट आपका पूछा जा रहा है, लगभग सीएचएसएल में भी आपका चारों सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा कैओस था लेकर मेंस को लेकर कि शायद इस बार सीपीओ का पैटर्न बदलेगा, क्योंकि सीजीएल बदल चुका, सीएचएसएल बदल चुका, लेकिन 2023 में सीपीओ के पैटर्न में अभी बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह ही है। इसमें इंग्लिश आपका पूछा जाता है कितना, तो 200 सवाल होते हैं, और कितने नंबर के होते हैं मेरे भाई, तो 200 नंबर का होता है। और टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है, तो 2 घंटे मिलते हैं। यानी मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश आता है। पिछली बार का लेवल थोड़ा इंग्लिश का बढ़िया था, कॉम्प्रिहेंशन और बाकी चीज़ों को लेके। बाकी ऐसे नॉर्मली जो सीपीओ का लेवल रहता है इंग्लिश का, वो काफ़ी नॉर्मल रहता है, बेसिक्स रहते हैं। मतलब अगर आपने ढंग से तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आपका बढ़िया स्कोर इसमें हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपका पेपर 1 हो गया, पेपर 1 को आपने दे दिया, आपका एक कट ऑफ बन गया 130, 140, 120 के करीब में, इतने का कट ऑफ जनरली रहता है। तो उस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपके पास एक कॉल लेटर आता है, और वो कॉल लेटर होता है मेरे भाई फिजिकल का। ठीक है, आपको बुलाया जाता है कि फलाने तारीख को आपका फिजिकल है और यहाँ पर आपको इस ग्राउंड में रिपोर्ट करना है। अब जब आप उस ग्राउंड में पहुँचते हैं तो कितने प्रकार के फिजिकल होते हैं, तो मेल का अलग फिजिकल होता है, फीमेल का अलग फिजिकल होता है। अगर हम बात करते हैं तो मेल्स के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी रहती है कि उनका जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे नीचे हाइट जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ कुछ कैंडिडेट है जैसे यहाँ पर गढ़वाल हो गए, जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जैसे गढ़वाल हो गए, आपको जो नैनीताल उत्तराखंड में ज़्यादा मिलेंगे आपको, हिमाचल प्रदेश के गोरखा हो गए, डोगरा हो गए, मराठा हो गए, कश्मीर वैली वाले हो गए, तो इनके लिए थोड़ा सा हाइट में जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है, और वो है आपका 165। आर्मी के भी भर्तियों में ऐसे ही रहता है, जो गोरखा बटालियन है हमारा है और भी हैं, तो इनको थोड़ा सा हाइट में जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो नॉर्मल बाकी सभी कैंडिडेट मेरे और आपके लिए 170 है, लेकिन जो इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मेल में यहाँ पर ये रहता है कि जैसे अभी हमारा चेस्ट है तो ये हमारा कितना होना चाहिए, तो 80 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं भी एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और मैं भी अपने फिजिकल में गया था तो यही हाइट की रिक्वायरमेंट भी थी, और चेस्ट का भी रिक्वायरमेंट यही था कि जैसे मेरा चेस्ट 85 है समथिंग करके था, पता नहीं। ठीक है, तो अनएक्सपेंडेड होता है और एक एक्सपेंडेड होता है। अनएक्सपेंडेड का मतलब जैसे अभी मैं नॉर्मल फॉर्म में हूँ, और एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है कि जब आपने सांस लिया और इसको पूरा एकदम फुलाया उस तरीके से करके, तो वो उसका एक अलग मेजरमेंट होता है। ठीक है, जब आप वहाँ जाओगे तो वो आपको बता देंगे, तो ये थोड़ा सा आप चेक कर लेना। ठीक है, तो अनएक्सपेंडेड आपका हो गया 80, और एक्सपैंड करके आपका आता है 85, ये मेल के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। तो नॉर्मल फीमेल्स का देखो यहाँ पर ये 2 हमारा हो गया, 1, 2 और 3 हमारा मेल के लिए है, और 4 और 5 और 6 जो हो गया वो हमारा फीमेल के लिए है। तो फीमेल के लिए जो हमारी हाइट चाहिए वो चाहिए हमारी 157। ठीक है, फिर जो इन एरिया से आता है उनका 155 मेरे भाई। ठीक है, और जो एसटी आते हैं उनका कितना हो गया, तो 154 हो गया। मेल में भी अगर आप देखेंगे तो एसटी का 162.5 चाहिए। फीमेल में चेस्ट एक्सपेंशन को लेकर ऐसा कुछ नहीं रहता है कि चेस्ट कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर एक्सपैंड होने के बाद इतना होना चाहिए, ऐसा मेरे भाई कुछ नहीं रहता है। इसी तरीके से सीजल में भी, एक्साइज इंस्पेक्टर में भी इनके चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हाइट हाइट की रहती है। मेल का हमेशा जो है वो बॉर्डर पुलिस में ये सब में रिक्वायरमेंट मांगा जाता है। ठीक है, तो ये तो पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। देखिए मैंने 2 शब्द कहा था, एक पीईटी कहा था और एक पीएसटी कहा था। तो ये पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पहले तो आपका ये चेक किया जाएगा। अगर आप इसी में बाहर हो गए तो बोलेंगे भैया राम राम तुम जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगली मुलाकात में करेंगे, थोड़ा चेस्ट वेस्ट बना के आना तो मिलेंगे तुमसे। अब जब यहाँ पर ये पास हो गए तो उसके बाद तब आपकी क्या करवाई जाती है, पीईटी करवाई जाती है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पर भैया आपको अपनी क्षमता दिखानी है। जैसे ये मेल लोगों के लिए क्या है, तो पहले तुमको भगाएगा 100 मीटर, चल भाई भाग, यहाँ पे भाग मिल्खा भाग की तरह पूरा का पूरा, तो 16 सेकंड में आपको ये पार करना है। ठीक है, और 16 सेकंड में अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका होता है 1600 मीटर का। अब ये 1600 मीटर या तो एक सिंगल ट्रैक मिलेगा, हालांकि ऐसा नहीं होता, जनरली 400 मीटर के 4 राउंड आपसे लगवाए जाते हैं। इसलिए आप कहीं पर फिजिकल की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी तैयारी करते हो तो वो भी आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं, 400 के 4 चक्कर। ठीक है, और उसको लगाना होता है 6.5 मिनट के अंदर में। अक्सर लोगों की जो टाइमिंग आती है 7.5-8 मिनट तक की आती है, तो इसके लिए तैयारी करने के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त आपको चाहिए होता है। ठीक है, 2 महीने पहले ही आप इसकी तैयारी शुरू कर दो तो शायद अपने टाइमिंग को आप 6.5 मिनट में लेकर आ पाओगे, क्योंकि इस पूरे फिजिकल में अगर सबसे ज़्यादा टफ है तो यही है। ठीक है, गोला हर कोई फेंक पाता है, हाई जंप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है मेरे भाई, ये नहीं हो पाता है। 1.6 किलोमीटर का रेस 6.5 मिनट में नहीं हो पाता है। कई बच्चों की तो मैंने ऐसी भी देखी है जो हमारे इंस्टीट्यूट में थे, 5.5 मिनट की टाइमिंग आ रही थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे भाई हालत ख़राब हो जाती है।
ठीक है। तो जिस दिन आपका फिजिकल हो उस दिन बढ़िया से थोड़ा बनाना शेक पी के जाओ, अपने पास ग्लूकोज रखो, रेड बुल की बोतल रखो, ठीक है, और फालतू का नशा मत लो। कई लोग यहाँ इंजेक्शंस लेके जाते हैं, नशा लेके जाते हैं, तो उनको वहीं से डिबार कर दिया जाता है, ठीक है। अलग ही तरह का नशा लेंगे, भागने के लिए अपने आप को सुन करके जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। शायद हो सके तो एसएससी आपको हमेशा फ्यूचर के लिए भी डिबार कर सकती है, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे फिजिकली प्रिपेयर करो, ना कि नशीले पदार्थ के आधार पर अपने आप को यहाँ प्रिपेयर करो उस दिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है लॉन्ग जंप, जो कि होता है आपका 3.65 मीटर का, यानी लंबा आपको इतना कूदना है। इसके आगे भी कूदोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है, बस ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। हाई जंप भी होता है आपका, पोल लगा के इतना मीटर 1.2 मीटर का हाई जंप करना होता है। अब कई लोगों का क्या होता है कि लगता है कि भैया हम इतना लॉन्ग जंप मार लेंगे, हम इतना हाई जंप मार लेंगे, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, अगर सिर्फ मैं आपको लॉन्ग जंप मारने को बोलूँ आप वो कर सकते हैं, सिर्फ हाई जंप मारने को बोलूँ आप कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा इस सिचुएशन में रख के इमेजिन करिए कि सुबह 6 बजे आपको सेंटर पे रिपोर्ट करना है, और सुबह 6 बजे ही करना होता है। अब 6 बजे में सबसे पहला इवेंट आप क्या भागे, 100 मीटर, उसके बाद आपको क्या भगा दिया गया, 1600 मीटर, ठीक है। और लगातार ये काम कराया जा रहा है 10-10 15 मिनट के अंतराल पे। ये घुटना इतना बैठ जाता है ना, ये एक तरीके से अपने आप को इतना मेरे भाई रोक लेता है कि उसके बाद बहुत लोगों से ये हाई जंप हो ही नहीं पाता। इसीलिए इनके 3-3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं कि 3 अटेम्प्ट में आपको ये करना है या 3 अटेम्प्ट में आपको ये करना है। हाई जंप में अगर आपका पोल थोड़ा भी टच हो रहा है तो आपको वहीं से भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो ये स्टैंडर्ड हमेशा बोलते हैं ना, इससे एक ऊपर लेवल की तैयारी करना, 1.2 है तो 1.5 की तैयारी करना, ताकि वहां पर थोड़ा तुम्हारा पैर दब भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं आए। और उसके बाद होता है शॉर्ट पुट, इसमें बहुत रेयर केस में ही कोई रहता है, लगभग इतना है जो 16 LBS का है गोला होता है, इसको हर कोई फेंक सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हम नहीं फेंके हैं, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे। ठीक। फीमेल का थोड़ा सा यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाता है भाई, जहाँ इनको 100 मीटर 16 सेकंड में भागना है तो इनको थोड़ा 18 सेकंड में भागना होता है। यहाँ पर इन्हें 1600 मीटर भागना होता है तो इन्हें 800 मीटर भागना होता है। इनका लॉन्ग जंप 3.65 मीटर का होता है तो इनका 2.7 मीटर का होता है। यहाँ इनका शॉर्ट पुट इनका हाई जंप जो रहता है वो 1.2 मीटर का रहता है तो इनका हाई जंप 0.9 मीटर का रहता है। इन्हें शॉर्ट पुट नहीं फेंकना होता, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को लेके, पता चले प्रैक्टिस किए जा रहे हैं यहाँ पे, किसी का सर फोड़ दिए उठा के, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, वो आता है इसका मेडिकल टेस्ट मेरे भाई। मेडिकल में थोड़ा सा आपको चंद बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो यहाँ भी और सीजल में एक्सरसाइज इंस्पेक्टर में भी आपको दोनों जगह भगा दिया जाएगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस वाला आता है, कई लोग रट के चले जाते हैं पूरा का पूरा बुकलेट मेरे भाई, तो ऐसी गलती भी मत करना। बहुत लोग जुगाड़ू होते हैं कि जहाँ पर उनका मेडिकल है उस अस्पताल में कौन सी बुकलेट चल रही है उसको पूरा रट लेंगे, तो ये फेल हो जाता है टेक्निक, ऐसा नहीं करे तो बेहतर है। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो अपने आप की किस्मत कहीं और आजमाएं, ठीक है। ऐसी गलती काम ना करें, नहीं तो पता चले यहाँ से एसएससी में भी डिबेर हो जाएंगे। जो